हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि हम अपने क्लास 11th की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, जिसमें हम लाइन बाय लाइन सब कुछ कवर करते हैं और मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअली मैंने फोर्थ वाली की वीडियो अपलोड कर दी थी, बट कुछ ग्लिच की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई है, जिसकी वजह से अब मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, आप अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो ठीक है, अगर नहीं देखी है तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके। सो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर में हम ओशन और कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ पे हमारे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कैसे मतलब कैसा कैसा होता था उनका, कैसे उनका ओरिजिन हुआ। पहले कॉन्टिनेंट्स अपने ऐसा कहते हैं एक कि अपने कॉन्टिनेंट सब कंबाइंड थे, बट अब जाके अलग हो गए हैं और आगे चल के ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, किसकी कितनी थिकनेस है, कौन यंगर है, कौन ओल्डर है इन दोनों में से। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। मैं पहले इसमें लाइन पढ़ूंगी, उसके बाद आपको समझाऊंगी, क्योंकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ तो उसके लिए लाइन समझना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वरना मैं आपको एज अ समरी तो पूरी बता ही दूँ, मुझे तो ऐसे आता है मैं आपको पूरी समरी बता दूँ, बट उसमें फिर वो लाइन टू लाइन कवर करने का कोई वो वाला प्रोसेस नहीं रह पाएगा। ओके। इसलिए मैं लाइन पहले कवर पढ़ूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट। In the previous chapter, you have studied the interior of Earth. You are already familiar with the world map. You know that continents cover 29% of the surface of Earth and remainder is under oceanic water. हमने अपने लास्ट चैप्टर, जो पुरानी चैप्टर है, उसमें पढ़ा था अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में। हमारी अर्थ के अंदर कौन कौन सी लेयर है, मेंटल है, कोर है, क्रस्ट है, ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट में पढ़ी थी, अपने लास्ट वाले चैप्टर में। और हमने पहले ही हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं अपने, मतलब बचपन से हम वर्ल्ड मैप देखते आ रहे हैं अपने, तो हम उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। हमारा जो वर्ल्ड मैप है वो कैसा है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ पे है, कितने कॉन्टिनेंट है, कितने ओशियंस हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पहले ही फैमिलियर हैं। और हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो कवर करता है 29% ऑफ अर्थ सरफेस। हमारे जो अर्थ का जो सरफेस है वो 29% हमारा कॉन्टिनेंट कवर करता है, और जो बाकी का एरिया जो है वो हमारा ओशियन वाटर जो है वो कवर करता है। मतलब 29% हमारी ये, मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ में 29% इसका बस हटा दो, उतने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और बाकी का जो भी एरिया बचा हुआ है वो हमारे वाटर, मतलब वो हमारे ओशियंस है। द पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस बॉडी, एक सेकेंड, the position of the continents and the ocean bodies as we see them in the map have not been same in the past. Moreover, it is now a well accepted fact that oceans and continent will not be continue to enjoy their present position in the time to come. जो अभी हमें पोजीशन दिख रही है, जैसे कि अभी कॉन्टिनेंट, हमें जो कॉन्टिनेंट जहाँ पे दिख रहा है, मान लो हमारा एशिया है, वो अगर हमारा नॉर्थ में दिख रहा है, या हमारा यूरोप जो है वो नॉर्थ में दिख रहा है, और हमारा बाकी के जो अंटार्कटिका है वो हमारा साउथ में दिख रहा है, तो वो अभी जो पोजीशन है ये हमारी पास्ट में नहीं थी। पास्ट में इनकी कुछ और पोजीशन रही होगी, बट अब जाके वो पोजीशन चेंज हो गई है। और इस बात से हम ये भी कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में इनकी पोजीशन है वो आगे वाले टाइम में भी चेंज होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार अब ये यहाँ पे सेटल हो गए हैं तो अब आगे जाके ये चेंज नहीं होंगे। ये चीज़ कंटिन्यू है और वो कंटिन्यूअली चेंज होती रहेगी। ओके। सो this if this is so, the question arises, what were their position in the past, why and how do they change their position? Even if it is true that the continent and oceans have changed and are changing their position, you may wonder as to how scientists know this. अब हमें ये पता है कि भाई इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हमें ये, हमारे अंदर दिमाग में एक ये क्वेश्चन आया होगा, ज़रूर आया होगा, आप लोगों के बताइएगा किस किस के दिमाग में आया। मेरे दिमाग में तो आया जब मुझे ये पता चला कि भाई ये पोजीशन जो है इनकी चेंज हो रही है। तो आपके दिमाग में आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? ठीक है, बताइएगा मुझे, देखते हैं किसके दिमाग में सेम चीज़ क्वेश्चन आया जैसे मेरे दिमाग में आया।
तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, अभी हम कह रहे हैं कि इनकी पोजीशन ये है, तो इसका मतलब पास्ट में इनकी कोई और पोजीशन रही होगी। तो भाई जो पास्ट में पोजीशन थी वो क्या पोजीशन थी, कहाँ पर थे, यूरोप कहाँ पर था हमारा, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे था हमारा, एशिया कहाँ पे था, अभी कहाँ पे है और पहले कहाँ पे था, ये क्वेश्चन आया एक तो मेरे दिमाग में। ठीक है, और दूसरा आया कि भाई चलो अगर चेंज हो भी गई पोजीशन तो कैसे चेंज हुई, कुछ तो रीज़न होगा ना चेंज होने का, उनकी पोजीशन का क्यों क्यों चेंज हुई और कैसे चेंज हुई, ये भी क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। और अगर ये सारी चीज़ें बातें सच है कि हमारी जो कॉन्टिनेंट है वो चेंज हो रहा है और इनकी पोजीशन जो चेंज हो रही है, तो फिर साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि भाई ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब चेंज हो रहा है बट साइंटिस्ट ने कैसे जाना कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो ये सब हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, और लोगों के भी आता है, बट आई डोंट नो आप लोग के दिमाग में आया है कि नहीं आया है, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। हाउ हैव दे डिटरमाइंड देयर पोजीशन earlier position? You will find the answer to some of these and related questions in this chapter. So ये जो सारे questions जो हमारे दिमाग में आए हैं उन सब के आंसर्स जो हैं हम इस चैप्टर में जान लेंगे, और उनकी जो पोजीशन है वो कैसे डिटरमाइन करी गई है वो सब कुछ, ये जो भी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में अभी उठे हैं ना वो सारे के आंसर्स मुझे इस चैप्टर को पढ़ के मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगे, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया और नहीं आया तो भी मिल जाएगा। ठीक है, सो हमारा एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी, मतलब एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जिसमें क्या कहते हैं जो हमारी अटलांटिक ओशियन है ना, observe the shape of coastline of Atlantic Ocean, you will be surprised by symmetry of the coastline on either side of the ocean. No wonder many scientists thought of this similarity and considered the possibility of South America, Europe and Africa to be once joined together. So जो हमारी अटलांटिक ओशन की जो मतलब कोस्ट है, मतलब जो उसका जो भी उसकी शेप है, ठीक है, जो भी उसकी शेप है वो ऐसी शेप है कि उसमें हम अगर अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका इन तीनों को अगर हम कंबाइन करें तो ऐसा लगता है कि भाई ये सिमेट्री, मतलब एक पजल टाइप से है, मान लो ये सब अलग अलग है अभी, ठीक है, बट हम जब इनको एक साथ में कंबाइन करने की कोशिश करें तो ये तीनों एक साथ में एकदम चिपक जाए, ऐसे ही टाइप से एकदम फील होता है, ऐसा लगता है कि एक टाइम पे ये जो तीनों थे वो आपस में जुड़े हुए थे और अब जाके अलग हो गए हैं। सो फ्रॉम द नोइंग रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इट वॉज Abraham, a Dutch map maker who first proposed such a possibilities as early as 1596. So ये possibilities की क्या पॉसिबिलिटी कि ये जो तीन कॉन्टिनेंट हैं ये एक टाइम पे शायद तीन नहीं चार, क्योंकि दो अमेरिका भी आ गए ना, एक टाइम पे ये शायद एक में कंबाइन थे, साथ में जुड़े हुए थे और अब जाके अलग हो गए। ये फर्स्ट सबसे पहले हमारे एक डच मैपर थे, उन्होंने बताया था, और कब बताया था, 1596 में। उसके बाद हमारे एक एंटोनियो नाम के मैप साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमारा एक मैप शो किया जिसमें ये तीनों कॉन्टिनेंट जो है वो साथ में दिखे। उसके बाद एक हमारे वैगनर आए जो कि जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हैं, who put forth a comprehensive argument in the form of continental drift theory, जिन्होंने ये जो पूरी चीज़ बताई कि ये जो चीज़ें, ये जो कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं, इसको एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम दे दिया, और उन्होंने वो नाम कब दिया था, 1912 में ये नाम दिया था, और उन्होंने बताया दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंटिव थ्योरी को हम ऐसे कहते हैं कि इसमें हम बताते हैं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट और ओशन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इसको कहते हैं। तो वैगनर के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट हैं हमारे वो सब के सब एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास से मिलकर बने हुए हैं, जिसके आसपास एक बहुत बड़ा ही मेगा ओशन सराउंड करता था सेम। सो जैसे कि बताती हूँ मैं, देखो वैगनर के अकॉर्डिंग, मतलब वैगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो हमारा अर्थ है ना उस पे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, मान ये एक कॉन्टिनेंट है पूरा, ठीक है, ये एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है पेंजिया,
और इसके आसपास एक बहुत बड़ा ओशियन है। चारों तरफ इसके सराउंडिंग में एक बहुत ही बड़ा ओशियन है जिसका नाम है पेंथालसा। नीचे लिखा हुआ है वह आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम है पेंथालसा। और ये जो बड़ा सा है ये हमारा, इसका नाम है पेंजिया। ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है और ये हमारा ओशियन वाटर है, मतलब ओशियन बॉडी है, ठीक है। सो ऐसा उन्होंने बताया। सेम चीज़ वही यहाँ पर लिखी हुई है कि वैगनर के अकॉर्डिंग जो सारे कॉन्टिनेंट हैं वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास से बने हुए हैं। मतलब जो भी ये जो पेंजिया है ना, जो मैंने अभी बताया, वो पेंजिया से जो अभी जो कॉन्टिनेंट है वो सब इससे टूट टूट कर बने हुए हैं। और जो हमारे ओशियंस हैं उसके अराउंड, उसके सराउंडेड एक बहुत बड़ा ओशियन था। जो हमारा ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है जिससे सारे ओशियंस टूट टूट के बने, उसका नाम क्या है? पेंजिया है। उसका मतलब पूरी अर्थ पे जो भी कॉन्टिनेंट है वो पेंजिया कहलाते थे। और हमारा जो मेगा ओशियन था उसको हम कहते थे पेंथालसा, ठीक है, मीनिंग ऑल वाटर, पूरा पानी, जो भी उसका पानी था। He argued that around 200 million year ago the supercontinent Pangaea began to split। उसके बाद उन्होंने बताया कि अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो, मतलब 200 मिलियन ईयर से के अभी से 200 मिलियन ईयर पहले हमारा जो ये पेंजिया था ना वो टूटना शुरू कर दिया, उसने स्प्लिट करना शुरू कर दिया, जिससे हमारे अलग अलग टाइप के कॉन्टिनेंट बने, जिसने बिगिन टू स्प्लिट, टूटना शुरू कर दिया। पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंट masses as Laurasia and Gondwana form the northern and southern component of respectively। So जो हमारा ये जो पेंजिया था, देखो ये हमारा पेंजिया था, इसके चारों तरफ हमारा ओशियन था, ठीक है, ये पूरी अर्थ है, ठीक है, इसके चारों तरफ हमारा ओशियन है, ये हमारा पेंजिया है। सो अभी हमारे पेंजिया ने टूटना शुरू किया। सबसे पहले ये टूटा दो पार्ट में। एक पार्ट में ये ऐसे मान लो ब्रोक कर गया, बीच से यहाँ से ब्रोक कर गया। पहला पार्ट तो ये इसका ये हो गया जिसको हमने लॉरेशिया कह दिया। दूसरा पार्ट जिसको हमने गोंडवाना लैंड कह दिया, ठीक है। सो पहला पार्ट हमारा लोरेशिया और फिर उसके बाद हमारा गोंडवाना लैंड। और उसके बाद में ये फर्दर, ये जो हमारा गोंडवाना लैंड है और ये लोरेशिया, ये फर्दर ब्रेक डाउन हुआ अलग अलग पार्ट में, इसके भी ब्रेक्स हुए। सो वो भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो वही लिखा है, पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू large continent mass as Laurasia and Gondwana line forming the northern and southern। और जो हमारा लॉरेशिया था वो नॉर्थ में चला, नॉर्थ वाले पार्ट में था, और हमारा गोंडवाना था वो हमारे साउथ वाले पार्ट में था। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड कॉन्टिन्यू टू ब्रेक इनटू वेरियस स्मॉल कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट टुगेदर। और हमारे जो लॉरेशिया और हमारे जो गोंडवाना लैंड है वो और भी ज़्यादा पार्ट में टूट गया, जिससे कि जो हमारे अभी प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनमें जो अभी एग्जिस्ट करते हैं उसमें हमारे ब्रेक हो गए। So a variety of evidence was further in support of the continent drift। Some of these are given below। So अब उन्होंने ऐसा बता दिया, बट हम लोग क्या कभी कुछ ऐसा मान लेते हैं कि भाई आपने बता दिया, हम तो कहेंगे आप तो हवा में तीर लगा रहे हो। अब हमें कुछ एविडेंस भी तो दो कि आप ऐसा सही में होता था या नहीं होता था। उसके लिए कुछ एविडेंस जो थे उन्होंने दिए थे। वो एविडेंस जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करते थे, वो उसमें पहला एविडेंस था हमारा मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। सो क्या होता था, जो हमारे कॉन्टिनेंट है ना वो एक टाइप से ऐसा लगता, ऐसा सीन होता है जैसे कि अगर हम अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का, अफ्रीका का अगर हम वेस्ट वाला पार्ट देखें और साउथ अमेरिका का अगर हम ईस्ट वाला पार्ट देखें, तो अगर हम ऐसा फील होता है कि अगर हम इन दोनों को चिपका दें, मतलब ज्वाइन कर दें, तो ये एकदम कंबाइन हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बीच में गैप है पा रहा है, ऐसा लगेगा कि ये एक टाइप से पजल था, हमने इनको कंबाइन कर दिया, अब ये एकदम से चिपक गए हैं, ऐसा कि भाई ये इन्हीं का ही पार्ट था। तो ये एकदम हमें बताता है कि शायद ये पहले जुड़े हुए थे, तब जाके अगर हम अब जाके ये बीच में से टूट गए हैं तो ये अलग अलग हुए हैं। बट अगर हम इनको देखें तो ये शायद एकदम फिट हो जाए। आप एक बार वर्ल्ड मैप में देखिएगा जाके, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। नहीं तो एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, इसमें देखो हमारा अफ्रीका और साउथ अमेरिका का, देखो ये रहा हमारा
अफ्रीका का, ठीक है, और ये रहा हमारा साउथ अमेरिका। एक सेकेंड, अफ्रीका, ठीक है, और ये हमारा साउथ अमेरिका का। बट अगर हम इनको देखें तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये यहाँ पे जाके फिट हो रहा है ना। देखो इसको अगर हम ऐसे करके करें तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे से गड्ढा है, बीच में ऐसे स्पेस आ रहा है, बट यहाँ पे ये ऐसे उभरा हुआ सा है। मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे जाके आराम से फिट हो सकता है। और यहाँ से भी देखो, ये यहाँ पे ऐसे उभरा हुआ है और ये यहाँ पे, मतलब ये और ये अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक टाइम पे अपने आपस में जुड़े हुए थे। सो ये हमारा पहला एविडेंस है जो हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने हमें शो किया था। सो सेम चीज़ वही यहाँ पर लिखी हुई है कि द शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका facing each other have a remarkable and unmistakable match. So ये remarkable और unmistakable match लगती है. It may be noted that a map produced using a कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा हम लोग कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, क्या पता हमने कंप्यूटर मैप का प्रोग्राम का यूज़ करके ऐसा मैप बनाया हो कि जो ये लाइन है एकदम फिट हो रही है, जो कि बेस्ट फिट ऑफ अटलांटिक मार्जिन वाज प्रेजेंटेड बाय बुलर इन 1964। और फिर अटलांटिक मार्जिन से वो भी फिट हो रही हैं जो कि बुलर्ड ने बताया था 1964 में। इट प्रूव टू बी क्वाइट परफेक्ट, ये क्वाइट एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम तो परफेक्ट नहीं है बट हाँ फिर भी परफेक्ट देखने में लगती है, थोड़ा बहुत तो क्रैक्स आ ही जाते हैं। द मैच वॉज ट्राइड ऑफ 1000 फेटम लाइन इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट सो। ओके, सो ये हमारा पहला जिसको हम बोलते हैं मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कि हमारा क्या है, जिग्सॉ फिट, ये हमारा पहला एविडेंट है जो हमारा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा है रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन। हमारे ओशियंस में जब हमने मैट्रिक मेथड एक डेवलप किया हमारी जो रॉक्स को डेट करने का, तो उसमें हमने पाया कि जो हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं जो जिनके बीच में बहुत ज़्यादा किलोमीटर का डिफरेंस है, उसके बाद भी वहाँ पर यहाँ पर जो सेम टाइप की रॉक मिल रही है वही यहाँ पर सेम टाइप की रॉक मिल रही है। इससे हमें पता चलता है कि शायद हो सकता है पास्ट में ये लोग कंबाइन हो, तभी इन दोनों की जो रॉक है वो एकदम सेम है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड डेवलप्ड इन द रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड कोरिलेटिंग द rock formation from the different continent across the vast ocean में जो हमारी रॉक है वो एकदम सेम फील होती है, क्योंकि एक टाइम पे ओशन क्या था, सब एक कंबाइन था। अब पूरे ओशन बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे हो गए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हो गए हैं, बट हमारी जो रॉक एक टाइम पे मैंने आपको क्या बताया, वो सब हमारे कंबाइन था, एक ही बस ओशन था जिसका नाम था पेंथालसा। तो उसी सेम रॉक का वो ओशन हमें देखने को मिलते हैं, उन ओशंस में सेम रॉक देखने को मिलती है। द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका। जो ब्राज़ील कोस्ट की जो एंशिएंट टाइम की जो रॉक है ना बेल्ट, वो हमारी वेस्टर्न अफ्रीका के रॉक से मैच करती है। द अर्लीस्ट मैराइन डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर द जुरेसिक एज। और जो हमारे बहुत ही ज़्यादा जुरेसिक एज में जब हमारे जो कोस्ट लाइन के जो मैराइन डिपॉजिट होते थे ना, जो अभी नहीं होते हैं, जुरेसिक एज के टाइम के तो मैराइन डिपॉजिट थे, वो हमारे साउथ अमेरिका और अफ्रीका में सेम मिले हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब सेम, मतलब एक टाइम पे ये सब पास में होंगे, चिपके हुए होंगे, तभी सेम चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। दिस सजेस्ट दैट द ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम। और ये कहते हैं कि उस टाइम पे शायद ओशन जो हमारी, अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि हमारे साउथ अमेरिका ऐसा था, नीचे था यहाँ पे, और ये हमारा अफ्रीका था। तो हमारा अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ये ओशियन है, ऐसा कहते हैं कि बीच में ये पहले ओशियन नहीं होता था, ये दोनों पहले बीच में कंबाइन होते थे, ऐसा कहते हैं। ओके, मतलब और ये हमारे एविडेंस भी शो करते हैं, एविडेंसेस। नेक्स्ट है हमारा टिलेट। टिलेट में क्या होता है, हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक होती है वो हमारे ग्लेशियर्स में डिपॉजिट
सेडिमेंट्री रॉक जो है हमारे ग्लेशियर के डिपॉजिट से फाउंड करती है। जो हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि हमें सेडिमेंट क्या लेयर बाय लेयर फॉर्म होती है ना, तो वैसे ही हमारे जो गोंडवाना सिस्टम है ना, वो जो गोंडवाना लैंड से हमारे 6 टाइप की डिफरेंट लैंड मासेस बने हैं जो कि हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में थे। सो ऐसा कहते हैं कि जो उनकी वो एकदम सेम है, तो सेम वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियर। सेडिमेंट्री रॉक है जो कि हमारे टिलेट क्या है, हमारी एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि फॉर्म हुई है ग्लेशियर के डिपॉजिट से। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू बी इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मास ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर। गोंडवाना लैंड जो है वो हमारी 6 डिफरेंट लैंड मास का काउंटर पार्ट माना जाता है, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है और जो कि हमारे साउथर्न हेमिस्फीयर में थे। एट द बेस द सिस्टम हैज thick tillage indicating extensive and prolonged glaciation. Counterpart of this succession are found in अफ्रीकन। सो इनका काउंटर पार्ट जो है हमारा फाउंड हुआ है, जैसे कि हमारा अफ्रीकन, फैल्कन आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो है वो हमारा ये कहता है कि जो इनकी जो हमारी सेडिमेंट्स हैं वो एकदम गोंडवाना टाइप लैंड के फॉर्म है। मतलब एक टाइम पे शायद ये लोग चिपके हुए होंगे, टुगेदर होंगे, तो इनके जो ओवरऑल गोंडवाना टाइप ऑफ सेडिमेंट हमें पूरे देखने को मिलते हैं। सिमिलर हिस्ट्री है इनके पास्ट में ये एकदम शायद टुगेदर होंगे, तभी इनकी सिमिलर सबकी हिस्ट्री है। The glacier tillage provide unambiguous evidence of paleoclimate and also of drifting of continent। और ये भी हमारे जो paleoclimate था उस टाइम के और हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होने की थ्योरी को प्रूव करता है। सो अब हमारा नेक्स्ट है प्लेसर डिपॉजिट। सो प्लेसर डिपॉजिट इसमें क्या होता है, जो हमारे देखो आपको पता है गाना जो है वो हमारे गाना एक कंट्री है जो कि हमारे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ब्राज़ील है वो हमारा साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे गाना में और ब्राज़ील में, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, गाना एंड अरे यार ब्राज़ील, चलो बी से इतना ही समझ लिए, ठीक। तो क्या है, हमारे गाना में और हमारे ब्राज़ील में ना हमें गोल्ड के जो डिपॉजिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें गोल्ड के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे भी हमें गोल्ड के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। बट इनका जो बेल्ट है, इनका जो सोर्स है गोल्ड के वेन्स का, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राज़ील में है। वो गाना में कहीं पर भी इनका सोर्स नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, ब्राज़ील में। तो ऐसा कहते हैं कि जब दोनों जगह पे यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, इसका मतलब ये एक टाइम पे शायद ये दोनों कंबाइन होंगे, तभी जो इनका जो सोर्स था वो शायद यहाँ से इसको ये सप्लाई करता होगा। सो ये हमारा दूसरा डिपॉजिट है कि जो हमारे सोर्स है वेन का वो हमारे गाना में नहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद भी हमें गोल्ड जो है वो हमें डिपॉजिट जो है वो हमें गोल्ड का देखने को मिलता है गाना में, बट उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, ब्राज़ील में। सो ये भी हमारा एविडेंस जो है वो हमें प्रोवाइड हमारे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसको प्रूव करता है। सो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द अक्रेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन द गाना कोस्ट आर द ऑब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। गाना में डिपॉजिट है बट वहाँ पे ऑब्सोल्यूट एकदम कोई भी सोर्स नहीं है रॉक का, जिससे हमारे जो ये गोल्ड जो है वो डिपॉजिट हो पाए। द गोल्ड wearing veins are in Brazil and it is obvious that the gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when two continents lie side by side। So जो gold wearing जो veins है वो हमारे कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। तो इस बात से ये पूरा ऑब्वियस होता है कि जो अभी हमारे जो गोल्ड डिपॉजिट हैं गाना में वो हमारे कहाँ से ड्राइव्ड हुए हैं, ब्राज़ील के प्लेट्यू में से ड्राइव्ड हुए हैं, जब हमारे दोनों कॉन्टिनेंट साइड बाई साइड थे, मतलब चिपके हुए थे। ओके, सो ये रहा हमारा। उसके बाद हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब हमारे फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा बताता है।
So, when the identical species of the plant and the animal adapted to living on land or in fresh water are found in other side of marine barrier, a problem arises regarding the accounting for such distribution. The observation that lemur occur in India. So, जब हमारी सेम प्लांट और एनिमल की कोई भी स्पेसीज जो है वो हमारी मिलती है फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में भी, और जब हमारी मतलब किसी स्पेसीज एनिमल या प्लांट स्पेसीज के जब हमारे फॉसिल्स हमें मिलते हैं, मतलब वो मर जाता है उसके बाद जो फॉसिल्स बच जाते हैं वो हमारे मिलते हैं, तो वो हमारे प्रोवाइड करते हैं कि इस जगह की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये जो एनिमल या फिर प्लांट है वो यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जब ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है तो यहाँ पे इसके फॉसिल्स मिल कैसे रहे हैं। तो ये हमारा प्रूव करता है कि जो आज का जो ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये शायद एक सेम कॉन्टिनेंट एक सेम जगह पर होंगे, तभी जाके उनका क्लाइमेट जो है वो सेम होगा और वो हमारी जो स्पेसीज जो हमारी है वो वहाँ पे सर्वाइव कर पा रही होगी। सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ लेम्यूर्स, जो हमारे लेम्यूर थे वो अभी इंडिया में अकर हैं, और मेडागास्कर, अफ्रीका, लेड सम टू बी कंसिडर कॉन्टिनेंट लैंडमार्क्स, लेम्यूर लिंकिंग दीज 3 लैंडमार्क्स। सो हमारे लेमुरिया जो थे, लेमूस जो थे वो हमारे ये 3 जो लैंडमार्क्स हैं उनको लिंक करते हैं कि अभी अभी ये कितने ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, कितने ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस है इनमें, लेकिन इनके जो फॉसिल्स हैं लेमूर के वो हमारे इन तीनों जगह पे फाउंड हुए हैं। तो ऐसा कहते हैं कि शायद ये तीनों एक साथ एक टाइम पर जुड़े हुए थे, तभी यहाँ पे इनका जो ये जो स्पेसीज है वो यहाँ पे फाउंड होती है। उसके बाद हमारे मेसोसॉरस, जो कि हमारा एक स्मॉल रेप्टाइल है, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ शैलो ब्रैकिश वाटर में मिलता है। उसका स्केलेटन फाउंड हुआ है 2 जगहों पर, एक हमारा साउथर्न केप प्रोविंसेस में हुआ है जो कि साउथ अफ्रीका का है, दूसरा हमारा ब्राज़ील में हुआ है। तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, ये भी हमारे बताते हैं कि ये अराउंड 4800 किलोमीटर अपार्ट हैं और इनके बीच में एक ओशियन भी है। तो इसका मतलब एक टाइम पे ये जो है एक साथ रहे होंगे, तभी तो जाके ये जो स्पेसीज है वो वहाँ पे उसके स्केलेटन हमें मिलने देखने को मिले हैं। ओके, सो ये थे हमारे एविडेंसेस। अब हमारे जो ये जो ड्रिफ्टिंग का फोर्स है भाई, जब कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं तो ये कॉन्टिनेंट जो है वो मूव क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे का क्या फोर्स इन पे लग रहा है। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो अपने कॉन्टिनेंट्स अपनी जो पोजीशंस हैं वो चेंज करते जा रहे हैं। सो हमारे साइंटिस्ट जो वैगनार थे उन्होंने सजेस्ट किया था ये कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट करने का जो कॉज है वो हमारा 2 टाइप के फोर्सेस पे लगते हैं, उनकी वजह से ये जो होता है। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा पोल फ्लीइंग फोर्स है, दूसरा हमारा टाइडल फोर्स है। Wegener suggested that the movement responsible for the drifting of continent was caused by pole filling forest and tidal forest। पहला क्या है, पोल फ्लीलिंग फॉरेस्ट है, दूसरा टाइडल फॉरेस्ट है। और अब हमारा पोल फीलिंग जो फोर्स है वो क्या होता है, वो हमारा रिलेट करता है जो हमारे अर्थ के रोटेशन होता है ना उससे। और हमारी अर्थ जो है, आपको पता ही होगा हमारी जो अर्थ है वो एक परफेक्ट हमारा स्फीयर नहीं है, उसका जो ये इक्वेटर है ना वहाँ पे थोड़ा सा बल्ज है, मतलब थोड़ी सी उठी उठी सी है। तो उस वजह से हमारे जो अर्थ का रोटेशन है ना वो हमारा अर्थ जो है हमारी रोटेट करती है और वो हमारा इक्वेटर पे थोड़ी सी बल्जी है, और उसकी वजह से हमारा जो ये पोल फीलिंग फोर्स है वो लगता है। ओके, सो ये हमारा पोल फीलिंग फोर्स है जो हमारा रेस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट के लिए। दूसरा हमारा फोर्स क्या है जो वैगनर ने सजेस्ट किया, वो हमारा टाइडल फोर्स है। और टाइडल फोर्स क्यों कैसे जनरेट होता है टाइडल फोर्स, हमारा जो मून सन का जो अट्रैक्शन होता है उससे हमारा टाइडल फोर्स जनरेट होता है। और टाइडल फोर्स हमारा कहाँ, ओशियन वाटर में ही जनरेट होता है, डेवलप्ड होता है कहाँ पे, ओशियन वाटर में। वैगनार ने बिलीव किया था कि ये जो दोनों फोर्स है, दीज फोर्स वुड बिकेम इफेक्टिव एंड अप्लाइड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी ये फोर्स अप्लाई करते हैं 10 मिनट या फिर 2 दिन या 3 दिन के लिए तो ये हमारे काम कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। इनको अराउंड मिलियंस ईयर एगो तक हम इनको
फोर्स लगाते रहेंगे तब जाके हमारा ये काम करेंगे, तब जाके कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होगा, ऐसे ही थोड़ी देर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो ये वैगनर ने सजेस्ट किया था। अब हमारा पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, अब पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज क्या है? It is interesting to note that for continental drift, most of evidence was collected from the continental area in the form of distribution of flora and fauna deposit like tilt. So ये interesting fact है कि जो हमारे continental drift के लिए जो बहुत ज़्यादा evidence है वो हमारे ज़्यादातर continental area से और हमारे उनके flora, fauna, deposit और tilt वगैरह से ये सारे evidence हमें देखने को मिलते हैं। और number of discoveries, but इन सब के बाद भी जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में के बाद हमारी कुछ न्यू डिस्कवरीज हुई जिसमें हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिली हमारी जियोग्राफिकल लिटरेचर के बारे में, पर्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग फ्रॉम द ओशन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशन फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर। और हमारी जो ये जो न्यू स्टडी हुई वो पर्टिकुलरली कहाँ हमारे ओशन फ्लोर की मैपिंग के थ्रू हुई, जिससे कि हमें हमारे ये जो ओशन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन में एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया गया। सो पहली हमारी थ्योरी क्या थी? कन्वेंशन करेंट थ्योरी। सो हमारे ऑर्थर थे इन 1930 जिन्होंने डिस्कस किया था द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेंशन करंट ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। अभी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में अपना इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने मतलब जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी मेंटल है, हमारा क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है, उसके बाद कोर है। तो जो हमारा मेंटल वाला पोर्शन है उसमें हमारे कन्वेंशन करंट जो है वो ऑपरेट होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये ऑपरेट होते हैं। और इन करंट की वजह से हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो बनते हैं, थर्मल डिफरेंस होता है मेंटल पोर्शन में। जब कन्वेंशन करंट ऐसे से मतलब ऐसे से गोल गोल घूमने से हमारे कन्वेंशन करंट जब अकर होते हैं वहाँ पे, उसकी वजह से हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जनरेट होते हैं। और जो हमारे होम्स आर्ग्यू दैट देयर एग्जिस्ट सिस्टम ऑफ सच करंट इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। और ये जो हमारा कन्वेंशन करंट है ये हमारे पूरे मेंटल पोर्शन में, मेंटल में पूरे में मिलता है। दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्परेरी साइंटिस्ट डिस्कार्ड द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो कॉन्टिनेंट्स है वो हमारे मूव करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कन्वेंशन करंट जो है वो ऑपरेट होते हैं, उनकी वजह से हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो कॉज होते हैं और वो थर्मल डिफरेंस कॉज करते हैं। और उसकी वजह से हमारे जो प्लेट्स हैं वो हमारी मूव करती हैं। अब प्लेट्स वगैरह ये क्या, कॉन्टिनेंट्स को हम प्लेट कह देते हैं। सो वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगी इसी चैप्टर में। ओके, सो ये हमारा एक कन्वेंशन करंट थ्योरी हो गया। उसके बाद हमारे आता है मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। अब हमारी जो ओशन है ना वो हमारा एक प्लेन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक टाइप से बस ऐसा प्लेन है, उसमें हमारे कुछ माउंटेन्स भी है, कुछ गड्ढे हैं, कुछ मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, माउंटेन्स सब कुछ है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे, बट ये पानी के अंदर है सब, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पानी के अंदर है। ठीक है, देखो ये पानी है, सी दिस इज, अरे यार, सी दिस इज वाटर। ओके, ये हमारा सरफेस हो गया वाटर का। अब इसके नीचे हमारे माउंटेन्स भी हैं। हमारे जब भी आप स्कूबा ड्राइविंग करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, रिजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, माउंटेन्स की चेन्स है, रिजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो सेम चीज़ वही यहाँ पर लिखी है, डिटेल रिसर्च ऑफ द ओशन कॉन्फिगरेशन रिवील दैट द ओशन फ्लो इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इज फुल ऑफ रिलीफ। सो हमारा जो डिटेल स्टडी हुई ओशन कॉन्फिगरेशन का, जिसमें हमें पता चला कि हमारे जो ओशंस है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेन नहीं है, ओशन फ्लोर जो है वो प्लेन नहीं है, वो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ है। Expedition of map the ocean floor in the post World War II provide a detailed picture of the ocean relief and indicate that the existing of submerged माउंटेन्स रेंज एज वेल एज डीप रेंज। और ये जो हमारे ओशंस में हमें बहुत ज़्यादा माउंटेन्स रेंजेस भी हैं और बहुत ज़्यादा डीप रेंजेस भी देखने को मिलती है, बट वो सब क्या पानी के अंदर सबमर्ज है, मतलब पानी के अंदर धसी हुई है। ठीक है, सो The bide, the mid, the mid-oceanic ridges were found to be most active
In terms of volcanic eruption, the dating of the rock from the oceanic crust revealed that the fact they are much younger than the oceanic area, continental area. So हमारे जो मिड ओशियनिक रीजन है ना, वो हमारे बहुत ज़्यादा एक्टिव है हमारे वॉल्केनिक इरप्शन के लिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, एक्टिव रहते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन में। और उनकी जब डेटिंग हुई उस रॉक की, उससे हमें ये पता चला कि जो हमारे ओशियन करेंट क्रस्ट की जो हमारे ओशियन क्रस्ट है ना, वो हमारे यंगर हैं हमारे कॉन्टिनेंटल एरिया से। हमारे कॉन्टिनेंट्स पुराने हैं, हमारे ओशियंस जो हैं वो नए हैं। Rocks on either side of the crust of the ocean region and have equidistant location from the crust were found to be remarkable similarity both in terms of their constitution and their age। और उनकी जो एज है और क्रस्ट में वो उनकी सबकी एज वगैरह सब कुछ सिमिलर पता चलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग है, सबकी एज वगैरह सेम है। ओके, अब हमारे ओशियन फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन, हमारे ओशियन फ्लोर में कौन कौन सी अलग अलग टाइप की चीज़ें हमें ओशन के अंदर देखने को मिलती हैं। सो इन दिस सेक्शन वी शैल नोट अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन। इसमें हम अपने ओशन फ्लोर के बारे में कुछ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में हमारी कॉन्टिनेंट और ओशंस के बारे में। यू विल बी स्टडिंग द डिटेल ऑफ ओशन फ्लोर रिलीफ इन चैप्टर 14। और हम ओशन फ्लोर रिलीफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में जो आने वाला है। द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर division based on the depth as well as the form of relief. This division are continental margin, deep sea basin and mid oceanic region. So हमारा जो ओशन फ्लोर है ना, वो हमारी 3 मेजर डिवीज़न में 3 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करते हैं। और वो हमारे डेप्थ के अकॉर्डिंग और उनकी रिलीफ के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया गया है। सो हमारा सबसे पहले कौन सा आ जाता है, जो हमारा आता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन आता है, उसके बाद हमारा डीप सी बेसिन आता है, उसके बाद हमारा मिड ओशन रिजेस आता है। तो ये 3 हमारी नहीं, मतलब अभी ये एक उसमें नहीं लिखी हुई है सीक्वेंस में, बट ये 3 चीज़ों में हमने उनको डिवाइड करके रखा है। ओके, सो ये है। सो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है जी, देखो ये कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, दिस इज़ हमारा कॉन्टिनेंट। सो जैसे हमारा कॉन्टिनेंट ख़त्म होता है, ठीक है, हमारा ओशन स्टार्ट होता है। सो ये जो हमारा यहाँ से जो ये चीज़ है, ये हमारा जैसे यहाँ से ख़त्म हुआ है, स्टार्ट हुआ, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। और जब ये थोड़ा नीचे ऐसे ढलान टाइप से बनने लगता है तो इसको हम अपना कॉन्टिनेंटल स्लोप बोल देते हैं। और ये सब किस में आते हैं, ये हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में आते हैं, मतलब ये कॉन्टिनेंट के पास में है, ठीक है। तो इनको हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन में कह लेते हैं। उसके बाद उनकी जो डेप्थ है वो एक एवरेज डेप्थ पे आ जाती है। फिर हमारे ओशन बेसिन फ्लो स्टार्ट हो जाते हैं, उसके नीचे हमारे डीपेस्ट ओशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये इनकी ऐसे पोजीशन होती है। ये हमारा ओशन सी लेवल के नीचे की बात यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आपको समझा दूंगी। द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स दीज फॉर्म द ट्रांजिशन। अब हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स क्या है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। सो हमारे जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं वो हमारे कॉन्टिनेंटल का जो शोर है ना, मतलब हमारे कॉन्टिनेंट्स और हमारे जो डीप सी बेसिन है ना, उनके बीच में जो चीज़ें होती हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज होते हैं, डीप ओशन ट्रेंचेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी बीच में आती हैं कॉन्टिनेंट और हमारे डीप ओशन वाटर के बीच, डीप ओशन बेसिन के बीच, डीप सी बेसिन के बीच में, वो हमारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहलाते हैं। दे इंक्लूड, और इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आती हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप आते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशन ट्रेंचेस, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ऑफ दीज द डीप ओशनिक ट्रेंचेस आर द एरिया विच आर ऑफ कंसिडर इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स कंसर्न। सो ये हमारे एक इंटरेस्ट कंसिडरेबल इंटरेस्ट शो करता है कि जो ये हमारे है ना, ये हमारे ओशियन और हमारे कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। सो अब हमारे दूसरे आते हैं एबिसल प्लेन्स। सो एबिसल प्लेन्स क्या होते हैं, ये हमारा एक प्लेन होता है, प्लेन दैट लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशन रिज। सो ये हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन, अभी मैंने बताया आपको स्लोप वगैरह, कॉन्टिनेंटल स्लोप वगैरह,
उसके उनके और हमारे मिड ओशियनिक रिज के बीच में जो एक प्लेन एरिया शो होता है वो हमारा एबिसल प्लेन होते हैं। जैसे हमारे नॉर्थन प्लेन होते हैं ना, नॉर्थन प्लेन जो मैंने आपको फिजिक्स में अपने चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी में अपने बताया है मैंने, नॉर्थन प्लेन कैसे बने, कैसे उनमें सेडिमेंट्स आए, ये सब चीज़ें। सो वो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की। उसमें मैंने चैप्टर नंबर आई थिंक सेकंड में बताया है डिटेल में, बिल्कुल उसी टाइप से ये प्लेन्स भी होते हैं। सो आप चाहें तो वो जाकर देख सकते हैं, तो आपको शायद ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो ये प्लेन्स होते हैं आर द एरिया वेयर द कॉन्टिनेंट सेडिमेंट दैट मूव बियॉन्ड मार्जिन गेट डिपॉजिट, जिसमें हमारे जो सेडिमेंट्स आते हैं जो वो मूव होके आते हैं और वो हमारे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि ये प्लेन एरिया बन जाता है। ये कहाँ किनके बीच में है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन और हमारे मिड ओशियनिक के बीच में आते हैं। ओके, अब हमारे आते हैं मिड ओशियनिक रिजेस। सो अब ये मिड ओशियनिक रिजेस क्या होते हैं? दिस फॉर्म एंड इंटरकनेक्टिंग चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। ये हमारा एक चेन होता है माउंटेन्स का, जो हमारा इंटरकनेक्टिंग होता है, मतलब माउंटेन्स हैं वो हमारे आपस में कनेक्टेड हैं और एक टाइप से चेन ऐसे बनाते जा रहे हैं। ये हमारी रिजेस होते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे इनको हम लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन कहते हैं। अपनी सरफेस पर, अपनी पूरी अर्थ की सरफेस पर ये जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है और ये हमारे वाटर के अंदर सबमर्ज है, ओशियन वाटर के अंदर। इट इज़ करेक्टराइज बाय सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एज क्रस्ट, और इनके सेंटर में जो रिफ्ट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं क्रेस्ट, अ फ्रिक्शनल प्लेट्यू एंड अ फ्लैंक जोन एट द अलोंग इट्स लेंथ, और हमारा फ्रिक्शनल प्लेट्यू भी इसमें बनता है। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक activities. In the previous chapter you have been introduced to the type of volcanoes as mid oceanic volcanoes. So हमारे जो ये जो एक टाइप से ये देखो ये माउंटेन है, एक सेकेंड, दिस इज इमेजिन दिस इज माउंटेन, ठीक है। सो एक माउंटेन है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे चेन होती है ऐसे, ठीक है। सो ये एक माउंटेन है, इसके बीच में जो ये यहाँ पे इसका सेंटर पार्ट होता है ना, उसको क्रेस्ट बोलते हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा हमारा जो लावा है ना वो आता है, अंदर से आता है, और यहाँ से हमारा लावा जो है ओरिजिन होता रहता है। और ये बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन एक्टिव रहते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, और ये लावा यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है, जिससे कि हमारे और माउंटेन्स बनते रहते हैं यहाँ पे। सो ऐसा होता है। ओके सो अब हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। हमारे अर्थक्वेक और वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे है। सो ये मैं आपको मैप के थ्रू बता देती हूँ। सेम चीज़ वही लिखी हुई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी है तो भी मैं देख लेती हूँ। स्टडिंग द मैप showing the distribution of seismic activity and volcanoes given in figure 4.2। सो हमारी जो मैप, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया सिस्मिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, तो ये सब मैंने आपको बताया। तो ये सब हम अपने फिगर नंबर 4.2 में देख रहे हैं कि हमारे अर्थक्वेक और हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनोज हैं, वो हमारे शो करे गए हैं। तो नोटिस जो लाइन डॉटेड है सेंटर में अटलांटिक ओशन के, जो पैरेलल है ऑलमोस्ट कोस्ट लाइन के, और जो एक्सटेंड होता गया है फर्दर इंडियन ओशन में, और फिर वो बाइफरकेट हो गया, मतलब डिवाइड हो गया हमारा लिटिल साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ एक ब्रांच, और दूसरी ब्रांच जो उसकी है वो हमारी सिमिलर लाइन वो हमारी मेनवार टू न्यू गोना तक गई है। और ये हमने नोटेड किया, ये जो डॉट कोइंसाइड विद द मिड ओशियनिक रिजेस, और ये जो डॉट चलता जा रहा है उसके बाद वो एकदम मिड हमारी जो ओशियनिक रिजेस है उससे कोइंसाइड कर गया, मतलब उसको ज्वाइन कर गया। द शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड विद अल्पाइन हिमालयन सिस्टम एंड द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। और कुछ जो ये जो शेडेड बेल्ट है ना वो हमारा शो कर रही है कि जो हमारे जो अलग एरिया है कंसंट्रेशन का, वो हमारे अल्पाइन हिमालयन वाला और पैसिफिक ओशन की जो रिम है वो वाला एरिया शो करती है। और इसका जो द फोकी ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरिया ऑफ मिड ओशियनिक रिजेस एट अ शैलो डेप्थ वेयर्स द अलोंग द अल्पाइन एज रिम ऑफ पैसिफिक द अर्थक्वेक आर डीप। सो हमारे जो फोकस एरिया है ना हमारा
अर्थक्वेक का वो हमारा मिड ओशियनिक रीजन में शैलो डेप्थ पे है, बट जब हम उसको एल्पाइन हिमालयन में देखते हैं और पैसिफिक रिम में देखते हैं तब उसका जो डेप्थ है ना वो बहुत ज़्यादा अंदर को है, डीप शीटेड है, जिससे की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरप्शन भी होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिजास्टर हो जाता है। द रिम ऑफ पैसिफिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनो इन दिस एरिया। और रिंग ऑफ पैसिफिक जो है वो हम रिम ऑफ फायर भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है, जिसकी वजह से हम उसको रिम ऑफ फायर बोलते हैं। सो सेम इस मैप में हम देखेंगे कि ये देखो, ये जो हमारा डीप अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे आता है। ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है ना, ये ब्राउन ब्राउन वो ग्रे ग्रे, ठीक है, शेडेड पोर्शन है, ये हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता रहता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डीप अर्थक्वेक जोन है, वल्नरेबल है ये एरिया बहुत ज़्यादा। और यही हमारा रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पे अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आते हैं और हमारे वॉल्केनिक इरप्शन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सो ये हमारा ठीक है, ये डीप अर्थक्वेक है, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक की जो डेप्थ है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है। मैंने अभी आपको बताया था ना, पैसिफिक ओशियन वाले एरिया में हमारी जो अर्थक्वेक की डेप्थ फोकस पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, तो वो हमारा ये एरिया है, ठीक है। अब हमारा शैलो एरिया कौन सा है? शैलो वाला एरिया जो है वो हमारा ये वाला एरिया है, ये जो थोड़ा थोड़ा हमें ये डॉट देखने को मिल रहा है, एक सेकेंड, ये जो डॉटेड एरिया है, लाइट डॉटेड, ये वाला, ये देखो दिस वन, ये एरिया जो है ये हमारा शैलो अर्थक्वेक वाला एरिया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो इसकी फोकस है वो हमारी शैलो है, मतलब ऊपर उतनी डेप्थ में नहीं है जितनी पैसिफिक ओशन वाले एरिया के डेप्थ में है। अब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन जो ये जो डार्क ब्लैक वाला है ना, ये जो बहुत ज़्यादा पास पास में डॉटेड है, छोटे छोटे डार्क डॉट हैं, ये वाला, ये देखो रिंग ऑफ फायर्स में पैसिफिक एरिया वाले ओशन, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखो सी, जहाँ पे हमारा एक चीज़ आपने नोटिस करी, जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक है यहाँ पर, वहीं पर हमारा वॉल्केनिक इरप्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। सो ये वाला एरिया हमारा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है वॉल्केनिक इरप्शन के लिए। उसके बाद ये जो बड़े बड़े डॉट है ना, ये हमारे हॉटस्पॉट हैं वॉल्केनिक इरप्शन के। ये देखो हवाई, ये हॉटस्पॉट है, ठीक है। सो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये वर्ल्ड मैप में पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप डाउट अपने पूछ सकते हैं। सो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज वर्ल्ड में। अब हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है? As mentioned above, the post-drifting studies provide considerable information that was not available at the time of Wagner put forth his concept of continent drift, particularly the mapping of the ocean floor and paleomagnetic study of rock from the ocean reveal of the fact. So हमने अभी आपको बताया था पहले कि क्या कहते हैं, अभी पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ न्यू डिस्कवरीज हुई जो कि हमारे जब वैगनर ने हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जब कॉन्सेप्ट दिया था उस टाइम पर नहीं थी। तो ये हमारी जो ओशन फ्लोर और पैलियोमैग्नेटिक रॉक की स्टडी के बारे में हमें कुछ और उन्होंने ओशियनिक रीजन के बारे में कुछ स्टडीज़ जो है वो रिवील करी हैं। वो क्या क्या है? सो वो है, it was realized that along the mid-oceanic ridges volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface in this area. So हमने अभी पढ़ा है कि जो मिड ओशियनिक रीजन वाला एरिया है, जो हमारा ऐसे क्रस्ट जहाँ पे हमारी सबमर्ज्ड बहुत ज़्यादा माउंटेन्स की चेन है, वहाँ पे ये जो क्रस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। सो ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा एक्टिव, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता ही रहता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे लावा लेके आता है सरफेस पर। दूसरी क्या हमारी स्टडी मिली हमको? The rocks equidistant on the either side of crust of mid-oceanic ridges show remarkable similarity in terms of period of formation, chemical composition, and magnetic property. Rock closer to the mid-oceanic ridge have normal polarity, and there are the youngest. The age of the rock increase as one moves away from the crust. So जो हमारी एक सेकेंड सी, ये ठीक है, ये हमारी क्रस्ट है जो यहाँ से इरप्शन हुआ। सो जब हमारा इरप्शन हुआ तो जो यहाँ पे रॉक हमें
इनके आसपास जो देखने को मिली, उनकी जो हमारी पीरियड की जो सिमिलरिटीज़ है और केमिकल कॉम्पोजिशन है वो एकदम सिमिलर है, मतलब डिफरेंट नहीं है। मतलब इसका मतलब ये एक ही उससे बने हुए हैं। एक ही उससे बने हुए हैं। और हमारी जो ये दूसरी क्या हमको पता चली कि जो हमारी जैसे जैसे हम क्रस्ट, जैसे यहाँ से हमारा एक सेकेंड, जैसे ये क्रस्ट है, ठीक है, दिस इज आवर क्रस्ट, यहाँ से अपना इरप्शन हो रहा है। जो इसके पास वाली यहाँ पे जो रॉक है ना, जो इसके पास वाली एरिया है वो यंगर रॉक है, वो हमारी यंगर रॉक है। और जो हमारा इससे थोड़ा दूर वाला एरिया हो जाता है ना, क्रस्ट का रॉक वाला एरिया, वो हमारी उससे ओल्डर रॉक है। मतलब जो पास, क्योंकि इरप्शन होता रहता है तो इसका मतलब जो जल्दी इरप्शन होगा तो पीछे यहाँ वाली रॉक जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे न्यू रॉक आ जाएगी, सेम चीज़ यहाँ पे होगी। ऐसे होता है। ओके, एंड थर्ड हमारा क्या है, द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। द एज ऑफ द रॉक्स इन द ओशनिक क्रस्ट इज nowhere more than 2000 million years ago. Some of nowhere, some of the continent rock formed as old as 3-2 million. जो हमारी ओशन की जो क्रस्ट की रॉक है वो हमारी यंगर है हमारी कॉन्टिनेंटल रॉक से, और हमारी जो ओशन की जो हमारी क्रस्ट की जो रॉक है वो अराउंड 2000 मिलियन ईयर एगो ओल्ड है, और हमारी ओशन कॉन्टिनेंट की कितनी 3200 मिलियन ईयर एगो ओल्ड है। ये पता चला। और हमारा क्या पता चला, एंड देन और जो हमारे sediments in the ocean floor are unexpectedly very thin. Scientists were expected, if the ocean floor were as old as the continent, to have a complete sequence of sediment for a period of much longer duration. However, nowhere was the sediment column found to be older than 200 million years ago. हमारे जो ocean floor की हमारी जो sediments हैं वो बहुत ज़्यादा thin है, बहुत ज़्यादा पतले हैं। और ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट, ये कहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारे ओशन फ्लोर और हमारे कॉन्टिनेंट एक ही टाइम के हैं ना, तो उनका जो सेडिमेंट का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा पुराना होना चाहिए और लॉन्गर ड्यूरेशन का होना चाहिए। बट ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है। और सिर्फ सेडिमेंट्स के जो कॉलम है वो सिर्फ और सिर्फ कितने ओल्ड है, 200 मिलियन ईयर है। मतलब ये बहुत है, बट कॉन्टिनेंट के कंपेरिजन में ये कम है। तो मतलब हमारे ये उसके कंपैरिजन थिन है और ओल्ड और यंगर है कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन। ओके, द डीप ट्रेंचेस हैव डीप शीटेड अर्थक्वेक occurrence while in the mid oceanic ridges area the earthquake foci have shallow depth. हमारे जो अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डीप ट्रेंचेस में हमारे डीप शीटेड अर्थक्वेक का फोकस है, और मिड ओशियनिक रिजेस वाले में हमारे उनका फोकस कहाँ पे है, शैलो डेप्थ में है। वही मैंने बताया था, पैसिफिक ओशन वाले एरिया में वहाँ पे उनका डेप्थ का फोकस कितना है, बहुत ज़्यादा डीप है। और बाकी का जो बाकी का जो एरिया है वहाँ पे उनका डेप्थ इतना शैलो है, इतना डीप नहीं है। ओके, these factors and a detailed analysis of magnetic properties of rocks and other sides of the mid-oceanic ridges like has to propose his hypothesis known as the seafloor spreading. और इस hypothesis को हैस ने क्या नाम दिया, seafloor spreading, जो कि 1961 में आया, has argued that the continent eruption at the crest of oceanic ridges caused the rupture of the oceanic crust and the new lava wave into pushing the oceanic crust on either side. The ocean floor thus spread the younger age of the coast oceanic crust, as well as fact spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other. हमारे बताया उन्होंने कि जो हमारे ओशन है उनकी वो यंगर है, हमारे कॉन्टिनेंट कम है, क्योंकि जब हमारा लावा जो है वो इरप्ट होता रहता है और हमारा जो पुरानी वाली जो रॉक है उसको पुश करके नई वाली रॉक लेके आता रहता है। थिंक अबाउट द कंजप्शन ऑफ ओशनिक क्रस्ट। ही फर्दर maintain that the ocean floor that gets pushed due to volcanic eruption at the crust sink down at the oceanic trenches and get consumed. The basic concept of sea floor spreading. उन्होंने फर्दर बताया कि जो हमारे वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से जो हमारे क्रस्ट में जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसकी वजह से जो हमारे ओशनिक ट्रेंचेस हैं वो हमारे शिंक डाउन हो जाते हैं और कंज्यूम्ड हो जाते हैं। ये हमारा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सी फ्लो स्प्रेडिंग, इसमें क्या है कि देखो दो टाइप के हमारे फोर्स लगते हैं। एक तो हमारा डाइवर्जेंस बाउंड्रीज में जो फोर्स लगता है, एक हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री में फोर्स लगता है। मतलब अगर एक फोर्स यहाँ से आ रहा है और एक फोर्स यहाँ से आ रहा है तो उसको हम कन्वर्जेंट फोर्स कहेंगे, मतलब ये आपस में टकराएंगे, ठीक है। और जब वो आपस में टकराएंगे तो वहाँ पे कुछ उठेगा और कुछ लैंड मास बनेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा फोर्स होता है, दूसरा हमारा होता है डाइवर्जेंट फोर्स। डाइवर्जेंट फोर्स जो है हमारा इस डायरेक्शन में लगता है ऐसे, मतलब इसमें बीच में खाली गड्ढा होने लगता है। जब एक चीज़ इधर चली जाएगी एक चीज़ इधर चली जाएगी, मतलब बीच में गड्ढा होता है। सो ये हमारी प्लेट बाउंड्री के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। सो जैसे कि हमारे मान लो दो ओशियंस हैं, ठीक है। दो ओशियंस में, ओशन के बीच में दो फोर्स लग रहे हैं, कन्वर्जेंट फोर्स लग रहे हैं, मतलब दो प्लेट है ओशन के अंदर, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है और एक फोर्स ओशन के अंदर यहाँ से लग रहा है। तो जब ये फोर्स हमारा लग रहा है और इसमें हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो हमारा यहाँ पे कुछ बनेगा, स्ट्रेटो वॉल्केनिक हो रहा है। उस फोर्स की बाउंड्री को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सेम चीज़ देखो, एक फोर्स हमारा यहाँ से आ रहा है दिस, एंड एक फोर्स हमारा यहाँ से आ रहा है और ये हमारा इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन। सो ये हमारे, ये देखो ये लेड मासेस बने हैं दिस। सो इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं इसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ओके, इसको हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं। और अगर ये हमारे ओशंस में ऐसी ऐसी डायरेक्शन में लग जाए, मान लो दिस वन और दिस वन, इसका मतलब बीच में यहाँ पे कुछ रिज बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो ये ओशंस में था। अब मान लो एक प्लेट हमारी ओशन की हो और एक हमारी कॉन्टिनेंट की हो, जैसे कि इसमें दिख रहा है, देखो ये हमारी ओशन क्रस्ट की दिस वन है और ये हमारा लिथोस्फीयर, ये हमारा ये है। तो उसकी वजह से जो बीच में गड्ढा बनेगा तो हमारा ओशन, नहीं मैंने गलत बता दिया, ये हमारा ओशंस की है, ठीक है। ये हमारे ओशंस की है, एक हमारी क्रस्ट ये जा रही है एक ही जा रही है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे ओशन रिजेस बन गए। ये हमारी क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ये वो वाली बाउंड्री थी। अब एक हमारा कॉन्टिनेंट हो और एक हमारा ओशन हो और दोनों एकदम आपस में जुड़ रहे हो, ऐसे कन्वर्जेंट फोर्स लग रहा हो दोनों में। सो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। जैसे कि सी, एक फोर्स यहाँ से आ रहा है, ये कॉन्टिनेंट है, ये देखो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, यहाँ से एक फोर्स आ रहा है, एक फोर्स ओशंस का यहाँ से जा रहा है। तो इसकी वजह से ये जो फोर्स आपस में अट्रैक्ट हुए, यहाँ पे कुछ फॉर्म हुआ और यहाँ पे ये हमारे देखो लैंड मास बन गए, माउंटेन्स बन गए ना। सो इसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जोन कहेंगे, यंग प्लेट बाउंड्री। ओके, सो ये हमारा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। अब हमारा टॉपिक आता है प्लेट टेक्टोनिक। अगर आपको अभी तक कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे एक बार बोल दीजिए, मैं आपको अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन करके दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी उस चीज़ की, सिर्फ और सिर्फ उसमें शॉर्ट्स में मिल जाएगी आपको। अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। अब हमारा देखिए प्लेट टेक्टोनिक वाली बात आ रही, ये चैप्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं एकदम डेप्थ में इसको बता रही हूँ धीरे धीरे। और ये प्लेट टेक्टोनिक वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए आई थिंक हम इसको सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि वो मुझे उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता दूंगी, अभी मैं देखो थोड़ा थक भी गई हूँ, मतलब उतनी एनर्जी नहीं है, थकी नहीं हूँ बट उतनी एनर्जी नहीं है जितना मैंने वीडियो स्टार्ट करने के टाइम पे थी। तो आई थिंक कि जब मैं पूरी स्टार्टिंग से करूँगी पूरी एनर्जी के साथ तो मैं आपको अच्छे से ज़्यादा डेप्थ में समझा सकूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देख लीजिएगा और उसके देखने के बाद में चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देख के आप कहें कि समझ में नहीं आया, समझ में आया, एक बार चैप्टर खुद से पढ़ेंगे तब जाके आपके समझ में आएगा। तब भी नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, आगे पीछे करके देखिएगा। आपके पास ये सारी टेक्निक्स हैं कि आप इसमें देख सकते हैं, यूट्यूब में तो बहुत सारी होती है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत तेज़ पढ़ाया है तो आप उसको कम करके देख लीजिएगा, कम स्पीड पे। और जब अगर आपको लग रहा है मैंने बहुत धीरे पढ़ाया है तो आप उसको तेज करके देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अपने लोग के पास फैसिलिटीज़ हैं यूट्यूब्स में, आप ये ज़्यादा सब कुछ देख सकते हैं। और अभी तक
मैंने ये बता दिया। और मैं हमारी जो NCERT है ना पॉलिटी की, वो क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसकी भी सीरीज़ चल रही है। वो हमने जुडिशरी तक कंप्लीट कर लिया है, लाइन बाई लाइन मैंने एकदम डिटेल में बताया है। तो आप जाके वो हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हमारी ज्योग्राफी की जो पार्ट सेकंड है ना हमारा, यही क्लास 11th का फिज़िकल ज्योग्राफी वाला, वो भी मैंने कंप्लीट कर दिया, वो कंप्लीट हो गया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हमारा CSET की भी सीरीज़ चल रही है, उसका भी वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास 11 की वो भी हमारी चल रही है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके समथिंग है, सो वो भी हमारी चल रही है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। सब एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है मैंने उसमें। और अगर आपको कोई और नई सीरीज़ चाहिए हो तो आप वो भी बता दीजिएगा, मैं वो भी ले आऊँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अभी तक समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो डाउट पूछेगा, मैं बताऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।